नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज के अंतर्गत मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज के अंतर्गत हम वो सभी प्रश्न करवा रहे थे जो एचएसएससी ने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 2015 से लेकर 2020 तक जितनी भी परीक्षाएं आयोजित करवाई थी और उन परीक्षाओं में वो प्रश्न जो हरियाणा जीके से संबंधित पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को हम प्रत्येक वीडियो के अंदर प्रत्येक दिन करवा रहे हैं और आशा करते हैं कि आपको प्रत्येक वीडियो अच्छी लग रही होगी, ठीक से समझ में आ रहा। अच्छी लगने का मतलब ये नहीं है कि अच्छी दिख रही है, ये नहीं, आपको अच्छे से समझ में आएगा तभी आपको वीडियो अच्छी लगनी चाहिए। और यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप साथ के साथ में वीडियो को शेयर करते हुए चलिएगा। चलिए, प्रैक्टिस सेट ये इसलिए शुरू करवाए हैं ताकि एक प्रश्न से और प्रश्न कैसे निकलते हैं और एक ही क्वेश्चन से और अन्य क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, हम आपको ये भी सिखाएंगे। आप लगातार अपना सहयोग हमारे साथ में बनाए रखिए, इसी प्रकार आप हमारे साथ में बने रहिए। और हम देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमने देखा है कि उनकी हरियाणा जीके में भी काफ़ी फर्क पड़ा है, काफ़ी हरियाणा जीके काफ़ी ठीक ठाक उनका हो गया है और लगातार वो इसी प्रकार से जुड़े रहते हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हरियाणा जीके में वो बहुत बेहतरीन प्रयास, बहुत बेहतरीन कार्य करने लगेंगे। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हरियाणा जीके के शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट की। और प्रैक्टिस सेट में जो आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या है वो देखें। प्रैक्टिस सेट में आज का पहला क्वेश्चन ये है कि हरियाणा का सबसे पुराना सैनिक स्कूल कौन सा है। हरियाणा का सबसे पुराना सैनिक स्कूल कौन सा है। देखिए, प्रैक्टिस सेट के अंदर आपसे ये पूछ रहा है कि हरियाणा का जो सबसे पुराना सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल वो कौन सा है। तो हरियाणा का सबसे पुराना सैनिक स्कूल कहां पर पड़ता है? कुंजपुरा के अंदर। और कुंजपुरा कहां पर पड़ता है? सीएम सिटी करनाल के अंदर। याद रखिएगा, हरियाणा का सबसे पुराना सैनिक स्कूल पड़ता है कुंजपुरा करनाल के अंदर पड़ता है। और ये कुंजपुरा करनाल के अंदर कब बना था तो आपने याद रखना, 1961 के अंदर। हरियाणा का सबसे पुराना जो सैनिक स्कूल है वो कुंजपुरा करनाल के अंदर है। भाई, जो सबसे पहला बनेगा वही सबसे पुराना होगा, जो सबसे बाद में बनेगा वो सबसे नया होगा। जिसका आपने जीता जागता एग्जाम्पल एक देखा होगा, हिमालय की सबसे बाद में बनी पर्वत श्रेणी जिसका नाम है शिवालिक। हिमालय की सबसे नई पर्वत श्रेणी है शिवालिक, क्योंकि सबसे बाद में बनी है। और हिमालय की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, जो सबसे पहले बना था। तो आपने याद रखना, जो पहले बनेगा वो पुराना होगा। तो हरियाणा का सबसे पुराना जो सैनिक स्कूल है वो कौन सा है? तो आपने याद रखना, कुंजपुरा करनाल के अंदर 1961 के अंदर जो हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल था वो हरियाणा का सबसे पुराना सैनिक स्कूल है। ये आपने याद रखना बहुत अच्छे तरीके से। और कुंजपुरा करनाल सैनिक स्कूल कब बना था? 1961 में। इसी समय कौन से पुरस्कार की शुरुआत हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। कुंजपुरा सैनिक स्कूल पढ़ता है, ये हमारा बताने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। लेकिन 1961 से और कौन कौन से क्वेश्चन निकलते हैं और कौन कौन से प्रश्न निकलते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण, जो आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो देखिएगा, 1961 के अंदर अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। जो खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। विश्व का प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया था, यूरी गागरिन, कब गया था? 1961 में। और कुंजपुरा के अंदर सैनिक स्कूल कब खुला था? 1961 में। और आपको पता होगा, आपके हरियाणा से संबंधित है कल्पना चावला, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। और उस अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था? 1961 में। सभी पॉइंट आपने बैक टू बैक क्लियर करने हैं, कोई भी पॉइंट हम आपका छूटने नहीं देंगे। आप लगातार वीडियो को शेयर करते रहिए। हरियाणा का सबसे पुराना और सबसे पहला जो सैनिक स्कूल था वो कौन सा था? कुंजपुरा करनाल के अंदर 1961 में बना था। अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरुआत हुई थी। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन 1961 में अंतरिक्ष में गया था। कल्पना चावला का जन्म 1961 के अंदर हुआ था। इसी प्रकार पढ़ाएंगे, बस आप लगातार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लास्ट तक वीडियो पर के साथ में बने रहें, लास्ट तक देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहां पर दिया था? यह क्वेश्चन आप सभी को मालूम होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहां पर दिया था, यह प्रश्न आप सभी को आता होगा। लेकिन इस प्रश्न से और प्रश्न कैसे निकलते हैं, इसीलिए यह प्रश्न हम करवा रहे हैं। इस प्रश्न से और प्रश्न कैसे निकलेंगे और किस प्रकार बनते हैं, इसलिए हम ये प्रश्न आपसे करवा रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने
अर्जुन को गीता का उपदेश कहां पर दिया था, कौन से सरोवर के पास में दिया था? तो आपने याद रखना ज्योतिषर सरोवर के पास में। कौन से सरोवर के पास में? ज्योतिषर सरोवर। और यदि वृक्ष पूछे तो वट वृक्ष। कौन से वृक्ष के नीचे दिया था? वट वृक्ष, या आप इसे कह सकते हैं बरगद के वृक्ष के नीचे। तो आपने याद रखना है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश जो है वो ज्योतिषर सरोवर के पास में दिया था। और ज्योतिषर सरोवर के पास में कौन से वृक्ष के नीचे? वट वृक्ष के नीचे, जिसे आप साधारण भाषा में बरगद भी कह सकते हैं। लेकिन ये ज्योतिषर सरोवर है, ये इंपॉर्टेंट और भी है। ये पूछ सकता है कि ज्योतिषर सरोवर कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो आप याद रखिएगा, ज्योतिषर सरोवर कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? सरस्वती नदी के ऊपर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अब सरस्वती नदी के किनारे यदि ज्योतिषर सरोवर स्थित है तो ज्योतिषर सरोवर कहां पर पड़ता है? तो आपने याद रखना कुरुक्षेत्र के अंदर। तो आपको एक बात पता चल गई कि प्राचीन समय में सरस्वती नदी बहती थी। प्राचीन काल में सरस्वती नदी बहती थी कहां पर? तो आपने याद रखना है कुरुक्षेत्र के अंदर भी बहती थी। ज्योतिषर सरोवर सरस्वती नदी के ऊपर है। ज्योतिषर सरोवर कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, याद रखना है। एक कुरुक्षेत्र के अंदर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पड़ता है और उस तीर्थ स्थल का नाम है नरकतारी या अनरक तीर्थ। नरकतारी या अनरक जो तीर्थ है कुरुक्षेत्र के अंदर, वो भी सरस्वती नदी के ऊपर स्थित है, जिसे बाण गंगा के नाम से जानते हैं। जिसे किस नाम से जानते हैं? बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। और वो भी कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है? सरस्वती नदी के ऊपर स्थित है। तो ये चीजें आपने बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखनी है, बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। आप लगातार साथ बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए साथ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। आप जो नेक्स्ट पर्सन करवाएंगे वो भी इसी प्रकार का पर्सन है। जो नेक्स्ट पर्सन करवाएंगे वो पर्सन भी आपको आता होगा, लेकिन उस पर्सन से 3-4 पर्सन और निकलेंगे, उसी पर्सन से 3-4 पर्सन और बनेंगे। वो पर्सन हम आपको समझाएंगे कि नेक्स्ट जो पर्सन है वो क्वेश्चन है, सुल्तानपुर पक्षी विहार कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आपको पता है कि सुल्तानपुर जो पक्षी अभ्यारण्य है, सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है वो गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। लेकिन सुल्तानपुर नेशनल पार्क से और पर्सन कैसे निकलते हैं, इसकी डेट से संबंधित पर्सन कैसे निकलते हैं वो देखेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? तो आप बता देंगे गुरुग्राम। बहुत सटीक तरीके से आपका आंसर ठीक हो जाएगा, नो डाउट है। लेकिन सुल्तानपुर पहले हुआ करती थी झील, पक्षी अभ्यारण्य था। सुल्तानपुर झील की खोज कब की गई थी? 1971 में। सुल्तानपुर झील की जो खोज हुई थी, वो झील की खोज कब हुई थी? 1971 में। झील की खोज किसने की थी? पीटर जैक्सन ने। याद रखना आपने, सुल्तानपुर झील की खोज 1971 में किसने की थी? पीटर जैक्सन ने सुल्तानपुर झील की खोज की थी। और घटना कब की है? 1971 की घटना है। लेकिन अगले ही साल सुल्तानपुर जो झील थी, इस झील को पक्षी अभ्यारण्य बना दिया गया। सुल्तानपुर झील की खोज 1971 में पीटर जैक्सन ने की थी, लेकिन अगले ही साल सुल्तानपुर जो झील थी उसको पक्षी अभ्यारण्य बना दिया गया। और उसको पक्षी अभ्यारण्य का नाम किसके नाम पर दिया गया था? तो भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे, भारत के एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली के नाम पर ही इसका नाम रखा गया था। सुल्तानपुर झील की खोज 1971 में पीटर जैक्सन ने की थी, लेकिन अगले साल 1972 में सुल्तानपुर झील को डॉक्टर सलीम अली के नाम से पक्षी अभ्यारण्य बना दिया गया था। डॉक्टर किस नाम से? डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली के नाम से पक्षी अभ्यारण्य बना दिया गया था 1972 के अंदर। और सुल्तानपुर जो पक्षी अभ्यारण्य है उसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब मिला था? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क का, सुल्तानपुर जो वन्य जीव अभ्यारण्य था उसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया था? 1989 में। और 1989 के अंदर हरियाणा के कितने जिले बने थे? 4, यमुनानगर, कैथल, पानीपत और रेवाड़ी। यमुनानगर, कैथल, पानीपत और रेवाड़ी कब बने थे? 1989 के अंदर, 1 नवंबर 1989 के अंदर। बाद में पानीपत को रद्द कर दिया गया था और फिर से पानीपत बना था। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। 1989 के अंदर हरियाणा के 4 जिले बने थे और 1989 के अंदर ही 1989 के अंदर ही सुल्तानपुर जो झील थी इसे नेशनल पार्क या सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। तो सभी पॉइंट क्लियर है, सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। एक पर्सन से किस प्रकार और पर्सन निकलते हैं या उससे डेट से संबंधित क्वेश्चन कैसे करते हैं, वो सभी पर्सन हम आपके दिमाग में बैठा देंगे। आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। चलिए एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आशा कर सकते हैं कि आपको सभी पर्सन है ये अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से समझ में आ रहे होंगे, किसी प्रकार का आप दिक्कत महसूस नहीं कर रहे होंगे।
और यदि किसी प्रकार का फिर भी आपको दिक्कत रहता है तो आप कमेंट में उस दिक्कत का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। आप बस कमेंट कर दीजिए, कमेंट करेंगे तो हम आपसे आंसर अवश्य बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ढोसी तीर्थ स्थल। ढोसी तीर्थ स्थल से कौन से गुरु का संबंध है, कौन से ऋषि का संबंध है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ढोसी तीर्थ स्थल से कौन से ऋषि का संबंध है। तो देखिए ढोसी तीर्थ स्थल से जितने भी पॉइंट बनेंगे वो सारे पॉइंट हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखें भाई, ढोसी तीर्थ स्थल यदि आपसे पूछ ले, ढोसी तीर्थ स्थल, ढोसी तीर्थ स्थल के पॉइंट की बात करें तो ढोसी तीर्थ स्थल कहां पर पड़ता है, तो आपने सबसे पहले आपका आंसर होगा कहां पर पड़ता है, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के पास में, महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है नारनौल, और उसी नारनौल के पास में पड़ता है एक गांव जिसका नाम है कुलताजपुर गांव। कुलताजपुर गांव इस गांव के पास में पड़ता है। नारनौल के पास में एक गांव पड़ता है कुलताजपुर, और उसी कुलताजपुर गांव के पास में पड़ता है ढोसी तीर्थ स्थल, जो अरावली की पहाड़ियों के अंदर स्थित है, नो डाउट। उसके बाद में यदि जिला पूछे ढोसी तीर्थ स्थल कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो महेंद्रगढ़। और हरियाणा का एकमात्र जिला महेंद्रगढ़ ऐसा है, हरियाणा का एकमात्र जिला, एकमात्र डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ ऐसा है जिसका मुख्यालय दूसरी जगह है। हरियाणा का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जिसका मुख्यालय दूसरी जगह है, जिसका नाम आएगा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का मुख्यालय क्या है, कहां पर है, नारनौल में। और नारनौल जिसका पुराना नाम नरराष्ट्र या नंदीग्राम है। शेषा सूरी का बचपन बीता था नारनौल के अंदर। याद रखिएगा, बीरबल का छत्ता, राय मुकुंदास का छत्ता है नारनौल में, जल महल पड़ता है नारनौल में, चोर गुम्बद पड़ती है नारनौल में, सुभाष पार्क पड़ता है नारनौल के अंदर। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। ढोसी तीर्थ स्थल महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर पड़ता है। ढोसी तीर्थ स्थल है वो कहां पर पड़ता है, महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर पड़ता है। और कौन से गांव के पास में, कुलताजपुर गांव के पास में पड़ता है। ढोसी की जो पहाड़ी है, ढोसी की पहाड़ी है, इस पहाड़ी की जो हाईएस्ट ऊंचाई है वो कितनी है, 652 मीटर है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ढोसी की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 652 मीटर। या क्वेश्चन यहां से आपसे यह भी पूछ सकता है कि पूरे हरियाणा में अरावली की सर्वोच्च चोटी। देखिए अरावली उत्तर दिशा में तो है नहीं, अरावली की पहाड़ियां पड़ती दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के अंदर पड़ती है, सॉरी दक्षिण पूर्व के अंदर, नीचे दक्षिण पश्चिम वगैरह के अंदर पड़ती है। तो ये आपने याद रखना, दक्षिण के अंदर अरावली की पहाड़ियां पड़ती है। और पूरे हरियाणा में यदि अरावली की सर्वोच्च चोटी पूछे कि अरावली की पूरे हरियाणा में सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तो ढोसी। याद रखिएगा, आपसे दो क्वेश्चन यहां पर क्लियर होने चाहिए कि जो उत्तर दिशा के अंदर पड़ता है वो हिमालय पड़ता है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला पड़ता है, अरावली का वहां पर कोई लेना देना नहीं है। अरावली एकमात्र बस दक्षिण के अंदर है। और दक्षिण के अंदर पूछेगा कि दक्षिण हरियाणा की सर्वोच्च चोटी, तो आप बताएंगे ढोसी, जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है। और आपसे ये पूछे कि पूरे हरियाणा में अरावली की सर्वोच्च चोटी, तो भी आप यही बताएंगे, क्योंकि आंसर दोनों का एक ही है। पूरे हरियाणा में अरावली की सर्वोच्च चोटी आपसे पूछता है तो कौन सा आएगा, ढोसी आएगा। ढोसी जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप याद रखिएगा जो 652 है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ढोसी से कौन से ऋषि का संबंध रहा है, ढोसी जो पहाड़ी है उससे कौन से ऋषि का संबंध है, तो ढोसी से रहा है च्यवन ऋषि का संबंध। याद रखिएगा, च्यवन ऋषि का संबंध। लेकिन जब आपने नदियों का चैप्टर पढ़ा होगा, जब आपने नदियों का चैप्टर पढ़ा होगा, और यदि नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा, वहां पर नदियों का चैप्टर मिल जाएगा। ढोसी से च्यवन ऋषि का संबंध है। और यदि आपने जब नदियों का चैप्टर पढ़ा होगा तो एक नदी थी जिसका नाम था दोहान नदी। कौन सी नदी, दोहान नदी। दोहान नदी जो है वो ढोसी की पहाड़ी के ऊपर एक ऋषि रहते थे जिसका नाम था भृंगु ऋषि। और भृंगु ऋषि की पत्नी हुआ करती थी दिव्य पोलिमा। याद रखिएगा, कौन सी हुआ करती थी, दिव्य पोलिमा। दिव्य पोलिमा, पोलिया लिख दिया, सॉरी, दिव्य पोलिमा उनकी पत्नी हुआ करती थी। और उन दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकलती थी कौन सी नदी, दोहान नदी। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। वैसे विशेष रूप से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ढोसी से कौन से ऋषि का संबंध है, तो आपका आंसर सटीक तरीके से एक हो जाएगा, च्यवन ऋषि का संबंध है। लेकिन फिर भी यदि वो आपसे पूछ ले कि दोहान नदी है, दोहान नदी जो महेंद्रगढ़ के अंदर सिंचाई वगैरह का कार्य करती थी, वो दोहान नदी ऋषि भृंगु के पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकलती थी। प्राचीन समय की बातें हैं। तो ये सभी पॉइंट क्लियर है। ढोसी की पहाड़ी की यदि पूछे आपसे मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी मिलती है, किस प्रकार की मिट्टी मिलती है, तो आपने ये याद रखना है भाई, अरावली की पहाड़ियां हैं, मिट्टी किस प्रकार की मिलेगी,
पथरीली मिट्टी तो याद रखिएगा ढोसी की पहाड़ी के ऊपर यदि मिट्टी पूछे आपसे तो पथरीली। कई बार ये भी पूछ लेता है कि फरीदाबाद की जो बड़खल झील है उसके आसपास में कौन सी मिट्टी मिलती है, तो पथरीली मिट्टी, क्योंकि वो भी बड़खल झील भी कहां पर स्थित है, कौन सी पहाड़ियों के अंदर स्थित है, अरावली की पहाड़ियों के अंदर। और कई बार ये भी पूछ लेता है कि मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है। मोरनी जो पंचकुला के अंदर पड़ता है जहां पर हिमालय पर्वत श्रृंखला फैला है, तो मोरनी की पहाड़ियों के आसपास भी किस प्रकार की मिट्टी, पथरीली। ढोसी पथरीली मिट्टी, बड़खल झील पथरीली मिट्टी, और मोरनी की पहाड़ियों के ऊपर भी कौन सी मिट्टी मिलती है, पथरीली मिट्टी मिलती है। बहुत अच्छे तरीके से गहन तरीके से याद रखिएगा, दिल और दिमाग थाम के बैठे रहिएगा, आपके दिल में सभी पॉइंट आ रहे होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इससे भी मजेदार होने वाला है। क्वेश्चन है महाभारत कालीन भीमेश्वरी देवी का मंदिर किस स्थान पर है। महाभारत काल के अंदर एक मंदिर हुआ करता था, देखें बहुत अच्छे तरीके से करवाएंगे, कोई पर्सन में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। महाभारत काल में हरियाणा के अंदर एक मंदिर था जिसका नाम था भीमेश्वरी देवी मंदिर। लेकिन ये भीमेश्वरी देवी मंदिर यही पूछ रहा है एग्जामिनर कि ये भीमेश्वरी देवी मंदिर जो है ये कहां पर स्थित है। तो भीमेश्वरी देवी मंदिर जो है ये बेरी के अंदर स्थित है, बेरी। और बेरी कहां पर पड़ता है, तो आपने याद रखना है झज्जर के अंदर। अब आपसे ये पूछ ले झज्जर की यदि एससी रिजर्व सीट आपसे पूछ ले कि झज्जर की एससी रिजर्व सीट कौन सी है, तो झज्जर की एससी रिजर्व खुद झज्जर ही है। झज्जर की एससी रिजर्व पूछ ले तो झज्जर की एससी रिजर्व खुद अपने आप में स्वयं झज्जर ही है। याद रखना आपने, महाभारत कालीन भीमेश्वरी देवी का जो मंदिर पड़ता है वो कहां पर पड़ता है, बेरी झज्जर के अंदर पड़ता है। बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और यदि आपसे पूछ ले भीमेश्वरी देवी का मंदिर भी मेला भी कहां पर लगता है, तो आप बताएंगे जहां पर मंदिर है वहीं पर मेला लगेगा। तो मेला भी कहां पर लगता है, बेरी के अंदर। लेकिन यहां से एक बेहतरीन क्वेश्चन ये निकलता है, हरियाणा के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा, हरियाणा के फर्स्ट मुख्यमंत्री जो कांग्रेसी थे, जो भगवत दयाल शर्मा थे, वो भगवत दयाल शर्मा कहां से थे, बेरी से। बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा कहां से हुआ करते थे, बेरी से। और इससे भी बेहतरीन यदि क्वेश्चन आपने याद रखना है तो क्वेश्चन देखें, पूर्व थल सेना अध्यक्ष, पूर्व थल सेना अध्यक्ष, पूर्व थल सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग, पूर्व थल सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग का संबंध भी कहां से है, बेरी झज्जर से पड़ता है। तो आपने याद रखना है कि हरियाणा के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा, वो भगवत दयाल शर्मा भी कहां से हैं, बेरी झज्जर से है। और पूर्व थल सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग का संबंध भी कहां से है, बेरी झज्जर से। और भीमेश्वरी देवी का मंदिर भी कहां पर है, बेरी के अंदर। और ये भीमेश्वरी देवी का मंदिर है ये कौन से काल का है, महाभारत काल का है। और भीमेश्वरी देवी का जो मेला लगता है वो भी कहां पर लगता है, बेरी झज्जर के अंदर। झज्जर के अंदर एससी रिजर्व सीट पूछता है तो आप बताएंगे स्वयं झज्जर ही है। और झज्जर कब बना था, 1997 में। और झज्जर के साथ में कौन सा बना था, फतेहाबाद। और फतेहाबाद किसने बसाया था, तो आपने याद रखना फिरोज शाह तुगलक ने। बहुत अच्छे तरीके से अपने पुत्र फतेह खां की याद में बसाया था। बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं। सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपके, अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं ना। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिए। लगातार आप इसी प्रकार अपना सहयोग बनाए रखिए और वीडियो को आप एंड तक अवश्य देखा करें। नहीं, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा खिज्जर खां का मकबरा कहां पर स्थित है। ख्वाजा खिज्जर खां का मकबरा कहां पर स्थित है। ख्वाजा खिज्जर खां का मकबरा है ये कहां पर स्थित है, तो आपने याद रखना है सोनीपत के अंदर। सोनीपत के अंदर ख्वाजा खिज्जर खां का मकबरा पड़ता है। खिज्जर खां कौन थे, तो आपने याद रखना है दिल्ली सल्तनत के ऊपर लगभग 5 राजवंशों ने शासन किया था। दिल्ली के ऊपर, दिल्ली सल्तनत की यदि बात करें 1206 से लेकर 1526, उस दिल्ली सल्तनत के अंदर लगभग 5 वंशों ने शासन किया था, जिसमें से एक वंश हुआ करता था सैयद वंश। और सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो कौन हुआ करते थे, खिज्जर खां। और इस खिज्जर खां का मकबरा कहां पर पड़ता है, तो आपने याद रखना है सोनीपत में। लेकिन खिज्जर खां का मकबरा जो सोनीपत के अंदर पड़ता है वो किस शैली से बना है, तो आपने याद रखना है पठान शैली से। कौन सी शैली से बना है, पठान शैली से ये खिज्जर खां का मकबरा बना है। और कहां पर है, तो आपने याद रखना है सोनीपत में। खिज्जर खां का जो मकबरा है वो किसने बनवाया था, तो लोधी वंश के शासकों ने। यदि आपसे पूछे कि खिज्जर खां का मकबरा जो सोनीपत के अंदर पड़ता है ये किसने बनवाया था, तो आप बताएंगे लोधी वंश के शासकों ने। कहां पर पड़ता है, सोनीपत में।
खिज्र खां कौन थे? सैयद वंश के संस्थापक थे। और कौन सी शैली से बना है? पठान शैली से। लेकिन पठान शैली से ही इब्राहिम लोदी का मकबरा है। सॉरी, इब्राहिम लोदी का नहीं, इब्राहिम सूरी का। इब्राहिम सूरी का मकबरा है नारनौल के अंदर। पठान शैली से इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल के अंदर बना है और पठान शैली से ख्वाजा खिज्र खां का मकबरा सोनीपत के अंदर बना है। मैं आशा कर सकता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आता है तो साथ के साथ में वीडियो को दबा के सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर दीजिए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो ठीक लग रही होगी, आपको समझ में भी आ रहा होगा। और आपका जब तक समझ में आएगा तभी बात बन पाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। लगातार बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।